हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आज की क्लास में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा और वो है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। वैसे तो आपने YouTube के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं जेनेटिक्स के ऊपर, वो आपने देखे होंगे, समझे होंगे, जाना होगा। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मैं जनरल जेनेटिक्स के ऊपर कुछ डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने डाल रखे हैं वीडियोस, उनको ज़रूर आप देखिए उनके डिटेल जानने के लिए। आज की क्लास में जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन है कि आनुवंशिकी है क्या चीज़। ठीक है, तो पहली बात तो जेनेटिक्स की बात चल रही है, आनुवंशिकी की बात चल रही है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये है क्या, जेनेटिक्स है क्या। तो जेनेटिक्स जो होती है वो दो चीजों से संबंधित है, इनहेरिटेंस प्लस वेरिएशन से संबंधित है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है? आनुवंशिकी दो चीजों से संबंधित है, वंशागति से संबंधित है, वंशागति से संबंधित है और विभिन्नताओं से संबंधित है। क्या कहा मैंने दोस्तों? ये वंशागति और विभिन्नताओं से संबंधित है। तो ये क्या है? विज्ञान की वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जो वंशागति और विभिन्नताओं से संबंधित होती है, उसे ही हम क्या कह देते हैं? आनुवंशिकी कह देते हैं। सबसे पहले जब हम बात जेनेटिक्स की कर रहे हैं तो एटलीस्ट हमको इन दोनों वर्ड्स का मतलब मालूम होना चाहिए। इनहेरिटेंस यानी कि वंशागति क्या है? ये अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम parents to offspring, वंशागति क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण पैतृकों से संततियों में होता है। पैतृकों से संततियों में होता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने दोस्तों? ये क्या है? वंशागति क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण या ट्रांसफर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट्स से कहां पर होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब आप ये भी कह सकते हो दोस्तों कि ये जो वंशागति है इट इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी। मतलब ये आनुवंशिकता का आधार है, वंशागति का होना क्या है? हेरिडिटी का आधार है। आनुवंशिकता का क्या है? आधार है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस क्या है? इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ये आनुवंशिकता का आधार है। और मैंने क्या कहा? ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लक्षणों का स्थानांतरण पैतृकों से कहां पर होता है? संततियों में। तो जेनेटिक्स के अंदर आपको सबसे पहला शब्द आ गया होगा समझ में, और उसका मतलब क्या है? वंशागति। अब हम लोग आ जाते हैं वेरिएशन। वेरिएशन जो होता है, विभिन्नताएं जो होती है, विभिन्नताएं क्या है? विभिन्नताएं जो होती है, वेरिएशन क्या है? राइट, डिग्री बाय विच प्रोजीनी
डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है ना, मतलब वेरिएशंस क्या शो करते हैं कि संततियां जो है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, संततियां पैतृकों से कुछ विभिन्नता दर्शाती है, ठीक है। क्या कहा मैंने, विभिन्नताएं क्या होती है, संततियां पैतृकों से कुछ क्या दर्शाती है, विभिन्नता दर्शाती है। तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम पेरेंट्स, संततियां पैतृकों से कुछ क्या करती है, विभिन्नता दर्शाती है। इन्हें ही क्या कह देते हैं, विभिन्नताएं कह देते हैं। ठीक है, और ये जो विभिन्नताएं हैं इनके जनरेट होने का कारण क्या, तो विभिन्नताओं के प्रकट होने का मूल कारण, विभिन्नताओं के प्रकट होने का मूल कारण लैंगिक जनन है। क्या कहा मैंने दोस्तों, विभिन्नताओं के प्रकट होने का मूल कारण जो है वो क्या है, लैंगिक जनन है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, वेरिएशंस जो होते हैं, ये वेरिएशंस यानी कि जो विभिन्नताएं होती है, जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं होती है जिसके द्वारा वे अपने पैतृकों से भिन्नता दर्शाते हैं। वेरिएशंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेरिडिटिक वेरिएशंस यानी कि आनुवांशिक विभिन्नताएं, और एक होती है दैट इज एनवायरमेंटल वेरिएशंस, मतलब पर्यावरणीय विभिन्नताएं। जैसे कि नेम शो कर रहा है, हेरिडिटिक वेरिएशंस किसके कारण होती है, लैंगिक जनन के कारण उत्पन्न, और ये किसके कारण उत्पन्न होती है, पर्यावरणीय कारकों के कारण उत्पन्न। मतलब कुछ हद तक पर्यावरणीय विभिन्नताएं भी, पर्यावरण भी जीवों के ऊपर असर डालता है, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएशन होती है ये फिक्स्ड नहीं होते, नॉट फिक्स्ड। क्यों? क्योंकि पर्यावरण बदलता रहता है, जबकि आनुवंशिक विभिन्नताएं जो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। आनुवंशिक विभिन्नताएं क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कि जेनेटिक्स क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति और विभिन्नताओं से संबंधित है, या आप यूं भी कह सकते हो कि आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा है जो हेरिडिटी और वेरिएशन यानी कि आनुवंशिकता व विभिन्नताओं से क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो याद रखो कि वेरिएशंस होते हैं, मूलतः हम किसके ऊपर ध्यान देते हैं, हेरिडिटिक वेरिएशंस के ऊपर, और वेरिएशन से ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। याद रखना, एक चीज़ याद रखो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नताएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न, वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस डेवलप होते हैं, और ये वेरिएशन से ही क्या होता है, विकास होता है, यानी कि इवोल्यूशन होता है। तो याद रखना, हेरिडिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं,
और क्या होता है, विकास होता है। हेरिडिटी होती है, वेरिएशंस होते हैं, और फिर क्या होता है, विकास, है ना। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, और विभिन्नताएं उत्पन्न होने से ही दोस्तों क्या होता है, विकास होता है। इज इट क्लियर? ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है। अब जब हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए, जेनेटिक्स की बात चल रही है तो जेनेटिक्स में हमेशा एक चीज़ याद रखो कि लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक का कॉन्सेप्ट लागू होता है। जब हम जेनेटिक्स के अंदर हेरिडिटी की बात कर रहे हैं तो लाइक बिगेट्स लाइक का कॉन्सेप्ट लागू होता है। लाइक बिगेट्स लाइक मतलब जैसे से जैसा, जैसे से जैसा, मतलब जब आप हेरिडिटी पढ़ते हो, वंशागति की बात करते हो, राइट, तो लाइक बिगेट्स लाइक का कॉन्सेप्ट लागू होता है। मतलब जैसे से जैसा, जैसे से जैसा का मतलब है कि एक एलिफेंट से बेबी एलिफेंट ही बनेगा, राइट, बेबी एलिफेंट ही बनेगा। आर यू गेटिंग? आप रोज को करोगे, रोज को उगाओगे तो रोज ही उत्पन्न होना है, रोज के प्लांट से रोज ही उत्पन्न होना है। वो कोई मैरीगोल्ड या कोई दूसरा फ्लावर उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो जेनेटिक्स लाइक बिगेट्स लाइक के कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन। जब हम बात जेनेटिक्स की कर रहे हैं तो हमको फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, मतलब आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी जो शाखा है उसके जनक कौन है? तो आपको मालूम होना चाहिए ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने 1856 से लगाकर 1863 के बीच में क्या किए? एक्सपेरिमेंट्स किए। डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी। इन्होंने 1856 से लगाकर 1863 के बीच में एक्सपेरिमेंट्स किए पी के ऊपर, गार्डन पी के ऊपर, है ना, गार्डन पी, पाइजम सेटाइवम के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए। और इन्होंने, मेंडल ने क्या दिए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो हम बहुत डिटेल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आपको, आप देखना। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस मतलब वंशागति के नियम दिए थे उन्होंने, वंशागति के नियम। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको मानते हैं हम? ग्रेगर जॉन मेंडल को मानते हैं। और एक और चीज़ याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक, आधुनिक आनुवंशिकी के, आधुनिक आनुवंशिकी के जनक वो कौन है? तो मेंडल के बाद में 1905 से, राइट, 1905 से मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको माना जाता है? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हमेशा याद रखना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज बैटसन। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज बैटसन, ठीक है। अच्छा, ये जो जेनेटिक शब्द है ये किसने दिया? शब्द जेनेटिक्स, तो ये भी याद रखो, टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, टर्म जेनेटिक्स। ये जो आनुवंशिकी शब्द जो है टर्म जेनेटिक्स गिवन बाय, टर्म जेनेटिक्स भी किसने दिया? बैटसन ने दिया। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय बैटसन, ठीक है, ये भी याद रखो। अब कुछ, जब भी जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी आपको हरदम आनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है हमें कुछ शब्दावली आनी चाहिए। जेनेटिक्स की बात करें तो हमें कुछ शब्दावलियों के ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि सबसे पहले हम फैक्टर की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? फैक्टर की, कारक की, है ना। मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने बताया
की, है ना। कोई चीज़, कोई वस्तु है ना, उसको आइडिया नहीं था कि कोई वस्तु बिना परिवर्तित हुए स्थायी रूप से युग्मकों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृकों से संततियों में स्थानांतरित होती है। मेंडल ने इन्हें कारक कहा। मेंडल ने इन्हें क्या कहा? कारक कहा। समथिंग, याद रखना, समथिंग पासेस, समथिंग कुछ वस्तु है ना, समथिंग पासेस स्टेबली थ्रू गैमेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू offspring. Something passes stably through gametes from parents to offspring over successive generations. Mendel said that these are फैक्टर्स। मेंडल ने क्या बताया कि ये क्या होते हैं? कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। आप समझ पा रहे हो? मेंडल ने क्या बताया? समथिंग पासेस स्टेबली थ्रू गैमेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। समथिंग पासेस स्टेबली, स्थायी रूप से, ओवर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ओवर सक्सेसिव जनरेशन। मेंडल साइड दीज एज फैक्टर्स। मेंडल ने बताया कि कोई वस्तु बिना परिवर्तित हुए स्थायी रूप से युग्मकों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृकों से संततियों में स्थानांतरित होती है। और मेंडल ने इन रचनाओं को क्या कहा? कारक कहा। ठीक है, याद रखना, आगे चलकर, याद रखो, आगे चलकर इन्हीं कारकों यानी कि फैक्टर्स को क्या कहा गया? फैक्टर्स को, इन्हीं कारकों को जीन कहा गया। आगे चलकर इन्हीं कारकों को जीन कहा गया। याद रखना, जीन शब्द 1909 में जोहानसन ने दिया। जीन शब्द किसने दिया दोस्तों? आगे चलकर कारकों को जीन कहा गया। जीन शब्द 1909 में जोहानसन ने दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखो कि जीन्स कंट्रोल, याद रखना, जीन्स कंट्रोल कैरेक्टर्स, है ना, लक्षणों का निर्धारण जीन द्वारा होता है। लक्षणों का जो निर्धारण है जीन द्वारा होता है। आपके अंदर जो कुछ भी लक्षण है वो किसके कारण है? जीन्स के कारण ही है ना। तो याद रखो कि जीन्स जो होती है, जीन्स वो क्या है? यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब वंशागति की इकाइयां जीन्स क्या है? वंशागति की क्या है दोस्तों? इकाइयां हैं, या आप यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हो, आनुवंशिकता की इकाइयां भी कह सकते हो, ये वंशागति की इकाइयां हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, जीन्स जो होती है वो यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है। अच्छा, याद रखो लूकस क्या होता है? याद रखो, गुणसूत्र पर वह स्थान
गुणसूत्र पर वह स्थान जहां जीन्स पाई जाती है उसे लोकस कहते हैं। मानो कि ये एक गुणसूत्र है और इसके ऊपर ये कोई जीन पाई जा रही है, जीन ABC मान लीजिए, ऐसे ये A B ये C, तो ये जीन्स पाई जा रही है। तो ये जो स्थान हुए सारे, ये जितने भी स्थान हुए जहाँ पर जीन पाई जा रही है, उसको हम क्या कहेंगे? लोकस कहेंगे। ठीक है। अब एक खास बात आ जाती है जिसका जिक्र करना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वो है एलील। एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी। एलील का मतलब क्या है दोस्तों? युग्म विकल्पी है। एलील शब्द किसने दिया? एलील शब्द देने वाला जो वैज्ञानिक था वो किसने दिया? बैटसन ने दिया, है ना। और एलील क्या होते हैं? एलील क्या है? वेरी सिंपल, जीन विच कोड फॉर contrasting trait. Genes which code for contrasting traits are alleles, है ना। जीन जो विपर्यासी विशेषकों को क्या करे? कोड करे। जीन जो विपर्यासी यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग विपर्यासी विशेषकों को कोड करे उसे युग्म विकल्पी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। क्या कहा मैंने दोस्तों? जीन विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर एलील्स। एलील क्या होते हैं? जीन जो विपर्यासी विशेषकों को कोड करे उसे युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब आप यूं भी कह सकते हो कि ऑल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ जीन, है ना। मतलब जीन के विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। क्या कहा मैंने? जीन के विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, उदाहरण कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जीन के विपरीत स्वरूप है ना, ये युग्म विकल्पी हो गए। ये सब क्या हो गए? युग्म विकल्पी, अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ अ जीन। तो हमने क्या कहा? जीन विच कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर एलील्स। जीन जो विपर्यासी विशेषकों को कोड करे उसे क्या कह देते हैं? युग्म विकल्पी कह देते हैं। तो आपको इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। चलो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जेनेटिक्स की चर्चा चल रही है तो उसको जरूरी है बताना। क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र। इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? मैं आपको अभी क्रोमोसोम थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तो केवल आपको अभी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ा हूँ। तो क्रोमोसोम का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हैं? हेरिडिटी व्हीकल्स हैं, मतलब आनुवंशिकता के वाहक हैं। क्यों? क्योंकि याद रखो गुणसूत्रों पर जीन्स पाई जाती है दोस्तों। गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में, लीनियर फैशन के अंदर रेखीय क्रम में जीन्स पाई जाती है। याद रखोगे? क्या कहा मैंने? गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में जीन्स पाई जाती है। क्रोमोसोम्स जो हैं, गुणसूत्र हैं, उनके ऊपर रेखीय क्रम में जीन्स पाई जाती है और गुणसूत्र इन जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। गुणसूत्र जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं।
तो इसीलिए तो इनको आनुवंशिकता के वाहक कहते हैं। मतलब एक तरीके से गुणसूत्र तो हो गई गाड़ी, और उसके ऊपर सवारी करके जो जा रही है वो कौन हो गई? जीन्स। तो जीन्स तो हो गई सवारी, और जो गाड़ी हो गई वो कौन हो गए? गुणसूत्र। याद रखो, गुणसूत्र नाम, गुणसूत्र टर्म किसने दी? वॉल्डियर ने दी। गुणसूत्र टर्म वॉल्डियर ने दी। गुणसूत्र टर्म देने वाला जो था वो कौन था? वॉल्डियर था। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन होती है दोस्तों, समयुग्मकी अवस्था। समयुग्मकी अवस्था, और एक अवस्था और होती है जिसको हम बोलते हैं विषम युग्मकी अवस्था। विषम युग्मकी अवस्था, समयुग्मकी और विषम युग्मकी अवस्था, इसके अंग्रेजी नाम भी लिख देते हैं। एक होता है होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, और एक होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो दो कंडीशन है, समयुग्मकी अवस्था और विषम युग्मकी अवस्था। समयुग्मकी अवस्था क्या है? समयुग्मकी अवस्था क्या है? तो समान युग्म विकल्पी का जोड़ा, समान युग्म विकल्पी का जोड़ा, समान युग्म विकल्पी का जोड़ा, मतलब इंग्लिश में कहें तो अ पेयर ऑफ सिमिलर एलील, अ पेयर ऑफ सिमिलर एलील। एक समान युग्म विकल्पी के जोड़े को हम समयुग्मकी अवस्था कहते हैं। मतलब युग्म विकल्पी समान भी हो सकते हैं, जैसे उदाहरण टी टी, राइट, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये सब समान युग्म विकल्पी के जोड़े हैं, तो इनको हम समयुग्मकी अवस्था कहते हैं। एक विषम युग्म की अवस्था होती है, तो बड़ा सिंपल है, असमान युग्म विकल्पी का जोड़ा, असमान युग्म विकल्पी का जोड़ा, असमान युग्म विकल्पी का जोड़ा, अ पेयर ऑफ डिसिमिलर एलील, असमान युग्म विकल्पी का जोड़ा। तो उदाहरण क्या हो गया इसका? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये असमान युग्म विकल्पी का जोड़ा है ना। और एक और कंडीशन होती है अर्धयुग्मजीय अवस्था, ये कम लोग जानते होंगे। अर्धयुग्मजीय अवस्था मतलब इसको बोलते हैं दोस्तों हेमीजाइगस कंडीशन। हेमीजाइगस कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि पेड़ नहीं होता है। यहां पर तो क्या जोड़ा है, यहां समान जोड़ा है, यहां असमान जोड़ा है। यहां पर क्या होता है? सिंगल एलिलिक कंडीशन, सिंगल एलिलिक कंडीशन। सिंगल एलिलिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि एकल युग्म विकल्पी अवस्था, एकल युग्म विकल्पी अवस्था, एकल युग्म विकल्पी अवस्था। क्या मतलब है एकल युग्म विकल्पी अवस्था? जैसे कि मान लीजिए कि दो क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये X है और एक ये Y है, मान लो। तो नॉर्मली जब जीन्स पेयर में होती है तो यहां पर भी जीन होगी और दूसरे के ऊपर भी जीन होगी। अब मान लो कि एक जीन है यहां पर कोई प्लस X क्रोमोसोम के ऊपर, तो यहां पर Y के ऊपर कोई जीन नहीं है। मतलब जो काउंटर पार्ट क्रोमोसोम है, दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कोई जीन ना हो, तो वो कंडीशन कौन सी हो गई दोस्तों? हेमीजाइगस कंडीशन, अर्धयुग्मजीय अवस्था, जिसमें कि एक ही एलील है, एक क्रोमोसोम पे है दूसरे पे नहीं है, तो ये अर्धयुग्मजीय अवस्था हो गई। क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अर्धयुग्मजीय अवस्था। अब जब जेनेटिक्स की चर्चा चल रही है तो बिना इन चीज़ों के डिस्कशन किए हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपने नाम सुना होगा फिनोटाइप का। फिनोटाइप मतलब कि लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीव की बाह्य संरचना का प्रदर्शन, जीव की बाह्य संरचना का प्रदर्शन,
जीव की बाह्य संरचना का प्रदर्शन, अभी उदाहरण देके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक होता है जीनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप, जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप ये क्या होता है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म मतलब जीव की जीनी संरचना का प्रदर्शन, है ना। मतलब देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर के ऊपर ये दो चीजें लिख रहा हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। और यहां पर मैंने लिखा ये क्या है? टॉल, प्योर टॉल। ये किसको दर्शा रहा है? प्योर टॉल को, शुद्ध लंबा। और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है, शुद्ध बोना। तो ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये क्या है? जीनोटाइप है दोस्तों। और ये जो पूरा जो डिस्क्रिप्टिव टर्म लिखे हुए हैं, प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ, ये क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। ये क्या हो गया? फिनोटाइप। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जीनोटाइप जो है वो जीव की जीनी संरचना को शो कर रहा है, और ये बाह्य संरचना को शो कर रहा है कि बाहर से दिख रहा है कि ये प्योर है, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि P = G × E, मतलब फिनोटाइप कैसे बनता है? फिनोटाइप कैसे बनता है? तो फिनोटाइप G मतलब क्या होता है? जीनोटाइप से। अरे जैसा जीनोटाइप होगा, जैसे जीन होंगे वैसे ही तो आप दिखोगे, राइट। लंबाई के जीन है तो ही तो लंबे होंगे। तो जीनोटाइप, और ये क्या है ना? पर्यावरण अंतरक्रिया, पर्यावरण अंतरक्रिया, अंतरक्रिया, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, एनवायरमेंटल इंटरेक्शन मतलब जीव का जीनोटाइप और वो किस वातावरण के अंदर रह रहा है। पर्यावरण कारक भी तो प्रभावित करते हैं। तो जीव का जीनोटाइप और वो जिस पर्यावरण के अंदर रह रहा है वो डिसाइड करेगा कि जीव का फिनोटाइप क्या होगा। ये क्या है? P फॉर व्हाट? फिनोटाइप। तो जीव का फिनोटाइप कैसा होगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीव के जीनोटाइप और वो किस पर्यावरण के अंदर रह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि ये F1 जनरेशन क्या है? F1 जनरेशन, और एक होती है F2 जनरेशन। तो ये तो क्या होगी? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल जनरेशन। और ये कौन सी हो गई? सेकंड फिलियल जनरेशन। ये जो है प्रथम संतानीय पीढ़ी, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी। और ये जो है ये क्या है? द्वितीय संतानीय पीढ़ी। ठीक है, अब ये कैसे जनरेट हुई है? ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स, आनुवांशिक रूप से भिन्न, आनुवांशिक रूप से भिन्न, है ना, आनुवांशिक रूप से भिन्न दो पैतृकों के क्रॉस से प्रथम संतानीय पीढ़ी उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? अभी क्रॉस के द्वारा बताएंगे। और F1 पीढ़ी को क्रॉस करने पर उत्पन्न पीढ़ी क्या कहलाएगी? F2 पीढ़ी कहलाएगी। F2 पीढ़ी कहलाएगी। यहां पर F का मतलब है फीलियल, प्रथम संतानीय पीढ़ी। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जैसे कि आपने ये क्रॉसिंग किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दो जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट है ना भाई, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो जेनेटिकली तो डिफरेंट ही हो गए ना, ये टॉल और ड्वार्फ है। इनको क्रॉस करने पर जो संतति उत्पन्न होगी
जैसे आप गेमेट्स बनाते हो ना, तो इससे क्या बनेगा t, इससे क्या बनेगा स्मॉल t, दोनों को क्रॉस किया तो ये क्या बना कैपिटल T स्मॉल t। ये अपनी क्या है फर्स्ट या फिलियल जनरेशन 1 है, फर्स्ट या जिसको कि अपने क्या कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी। अब इसको क्रॉस करने पर ये आपने क्रॉसिंग की तो जो अब बनेगी F1 जनरेशन को जो क्रॉस करने के ऊपर बनेगी वो क्या होगी, ये देखो जैसे मैंने बनाई ये कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। तो ये कौन सी हो गई F2 जनरेशन, ये कौन सी हो गई F2 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन की सेल्फिंग करने से डेवलप हुई ना, तो ये क्या हो गई F2 जनरेशन हो गई। तो F1 पीढ़ी को क्रॉस करने पर उत्पन्न पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है, और आनुवंशिक रूप से भिन्न दो पैतृकों के क्रॉस से उत्पन्न जो है वो कौन सी है F1 जनरेशन है। तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन है और ये कौन सी है F2 जनरेशन है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अच्छा एक और चीज़ याद रखना, F1 जनरेशन के अंदर, F1 जनरेशन के अंदर जो एक्सप्रेस हो जाए, F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस हो गई है वो क्या है, वो क्या कहलाता है डोमिनेंट फैक्टर है। जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए वो तो क्या है जैसे डोमिनेंट फैक्टर है, और जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है स्मॉल t, वो क्या हो गया रिसेसिव फैक्टर। रिसेसिव फैक्टर मतलब समझ गए ना, अप्रभावी कारक, अप्रभावी कारक। तो ये तो क्या है अप्रभावी कारक है, और ये जो है दोस्तों ये क्या है प्रभावी कारक है। ये क्या हो गया प्रभावी कारक। जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस हो जाएगा वो तो हो गया प्रभावी कारक, और जो F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस नहीं होगा वो अप्रभावी कारक। F2 जनरेशन में अप्रभावी कारक भी एक्सप्रेस होगा, लेकिन वो कब होगा F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं दोस्तों, ये आपको आने ही चाहिए। अब यदि थोड़ा सा और हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को और डिस्कस करें, तो एक तो टर्मिनोलॉजीज को हम बात करेंगे जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। आप मेरी डिटेल वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर जेनेटिक्स की। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर क्रॉस, एकल संकर क्रॉस। एकल संकर क्रॉस क्या होता है ना, सिंगल कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करते हैं, है ना। एक लक्षण को लेकर, एक लक्षण को लेकर क्या करते हैं, लेकर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं। जब एक लक्षण को लेकर क्रॉस करते हैं तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे पादप की लंबाई, पादप की लंबाई, मान लीजिए कि आपने पादप की लंबाई या तने की लंबाई ले ली, है ना, तने की लंबाई ले ली, तने की लंबाई। अब ये तो एक लक्षण हुआ ना, एक लक्षण हुआ ना, तो तने की लंबाई के दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, लंबा और बोना। तो ये तो ट्रेट है, ये दोनों देखो समझो, ये जो हुआ लक्षण तो एक ही हुआ ना, लक्षण तो एक ही हुआ, लेकिन ये जो हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो हो गए दोस्तों, ये क्या हो गए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हुए हैं। तो एक लक्षण के कितने ट्रेट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट दो होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोले तो विपर्यासी विशेषक, विपर्यासी विशेषक। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कितने हो गए, दो हो गए। लक्षण एक है लेकिन उसके विपर्यासी विशेष लंबा और बोना, वो कितने हो गए, दो। तो ये एकल संकर क्रॉस होता है। एक और होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस। क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए, राइट, तभी तो आप बेटरली जेनेटिक्स को पढ़ पाते हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो पहले इस वीडियो को देख लें, और बाकी खूब सारे वीडियोस बने हुए हैं उनको देखें। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक की जगह पे अब कितना हो जाएगा दोस्तों, डाई है ना, डाई मतलब दो, दो लक्षण लेकर क्या करते हैं, दो लक्षण लेकर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते हैं, दो लक्षण लेकर क्रॉस करते हैं, है ना। जैसे दो लक्षण आपने ले लिया, मतलब कि बीज की आकृति, बीज की आकृति, है ना, और बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग, दो आपने लक्षण ले लिए, दो लक्षण ले लिए, एक और ये दूसरा करेक्टर, राइट। अब बीज की आकृति आर 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 आर, गोल झुर्रीदार,
और बीज पत्र का रंग पीला और हरा, पीला और हरा। तो बताओ जल्दी से यहाँ पर विपर्यासी विशेषक कितने हो गए? दो जोड़ी विपर्यासी विशेषक हो गए। दो तो लक्षण लिए, लक्षण हो गए दो, विपर्यासी विशेषक कितने हो गए? दो जोड़ी। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विद स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इसको आप जब क्रॉस करोगे तो जो क्रॉस आएगा वो कौन सा होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस उत्पन्न होगा। और एक और होता है और वो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस मतलब आपकी बार क्या हो जाएगा? त्रिसंकर क्रॉस, मतलब तीन लक्षण लेकर क्रॉस करते हैं, तीन लक्षण लेकर क्रॉस करते हैं, तीन लक्षण लेकर क्रॉस करते हैं, तीन लक्षण लेकर क्रॉस करते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल आर है ना, या टी आर वाई क्रॉस विद स्मॉल टी स्मॉल वाई। तो एक यहाँ पर लक्षण क्या हो गया? एक क्या हो गया? मान लीजिए तने की लंबाई एक लक्षण हो गया। आपने एक तने की लंबाई एक लक्षण लिया तो टी आर ये स्मॉल टी। मान लीजिए आपने एक लक्षण और लिया, बीज पत्र का रंग, बीज या बीज की आकृति, तो बीज की आकृति तो गोल और झुर्रीदार। या आपने लिया बीज पत्र का रंग, मान लीजिए ये ले लिया बीज पत्र का रंग, है ना, तो बीज पत्र का रंग तो पीला और हरा, गोल और झुर्रीदार, लंबा और बूना। तो तीन तो आपने लक्षण लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो गई? ये तो हो गए लक्षण, ये तो तीन लक्षण हो गए, लेकिन ये क्या हो गए? तीन जोड़ी विपर्यासी विशेषक, तीन जोड़ी विपर्यासी विशेषक मतलब तीन जोड़ी ट्रेट हो गई। और यहां पर देखोगे तो यहां पर कितनी हो गई? दो जोड़ी विशेषक बोले तो ट्रेट, है ना। और लक्षण कितने हुए? दो लक्षण। यहां पर लक्षण कितना हुआ? एक लक्षण। विपर्यासी विशेषक कितने हुए? ट्रेट कितने हुए? एक जोड़ी। तो ये थोड़ा सा कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ये मैं क्लियर कर दूं। ये विशेषक होता है, ये लक्षण होता है। ये लक्षण होते हैं, ये क्या होते हैं? विशेषक होते हैं, ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जेनेटिक्स की कुछ बेसिक्स पढ़े, है ना। कुछ जेनेटिक्स क्या होता है, ये क्या ब्रांच है, कैसी ब्रांच है, और इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है जेनेटिक्स में, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और बाकी बहुत सारे जेनेटिक्स के ऊपर जो डिटेल वीडियोज़ हैं उनको भी आप ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।